वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही खूबसूरत कोट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एबिलिटी इज वॉट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, मोटिवेशन डिटरमाइंस वॉट यू डू, और एटीट्यूड, आपका जो रवैया है, दैट विल डिटरमाइन हाउ वेल यू डू इट। आप कोई भी एक काम जो आप कर सकते हैं, जो करने के लिए आप तैयार हैं, आपका एटीट्यूड तय करेगा कि वो काम आप कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कितनी अच्छी तरीके से उस काम को करेंगे। सोचिएगा इन तीन शब्दों के बारे में, एबिलिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड। क्या ये तीनों का अगर एक अच्छा ट्रायंगल हमारे जीवन में बन जाए तो क्या हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें। आज 6 सितंबर 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। एक गुड न्यूज़ है, भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर यूपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर फ़िलहाल डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 50% डिस्काउंट। ऊपर से जब आप टेक 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर 9 सितंबर 2021 तक ही वैलिड है, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें studiiq.com या फिर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पैरालंपिक सक्सेस। जो मेन इवेंट थी टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद पैरालंपिक की शुरुआत हुई। प्रश्न ये है कि पैरालंपिक गेम्स जो है, मीन्स वाई, इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्यों ये जो दिव्यांगजन हैं उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाता है और इतना कवरेज मिलता है, फ्रंट पेज पर न्यूज़ में और टीवी चैनल्स में इसके बारे में डिस्कशन होती है, वाई। तो सबसे पहले इस वाई को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों दिव्यांगजन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का कहना यह है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 15% दुनिया की पॉपुलेशन जो है उसको आप या तो डिसेबल या फिर स्पेशली एबल्ड या फिर दिव्यांग, जो भी आपको शब्द ठीक लगे, राइट, रिस्पेक्टफुली हम कह सकते हैं कि या तो वो व्यक्ति दिव्यांग है, डिसेबल है, या फिर स्पेशली एबल्ड है। तो 100 में से 15 लोग डिसेबल हैं या फिर दिव्यांग हैं। नाउ कुछ लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, कुछ लोग कोई हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद या फिर कोई बीमारी के बाद दिव्यांग हो जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस चीज़ में उनका कोई भी हाथ नहीं है, उनका कोई भी रोल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी के पास इस दुनिया में, किसी के पास इस चीज़ को लेकर कोई फिक्स आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे स्टीरियोटाइप, आई एम नॉट श्योर आपने ये सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी है एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस विथ यू गाइज। अगर आपके वहाँ पर भी ऐसी कोई बात आपने सुनी है तो बताइएगा। यू नो, लोग ये जो कर्म है, कर्म के बारे में बात करते हैं कि कर्म अच्छा करो तो ये होगा वो होगा। टू एन एक्सटेंट यस, दैट्स अ वेरी मीन्स इट इज़ ए गुड थिंग, और इट इज़ ए लॉ, एक प्रकार का एक लॉ है जो हर किसी के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। इसमें कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। दैट्स व्हाट कर्म इज, राइट। अब कई लोग ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर डिसेबल है तो उसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, इस वजह से वो डिसेबल है। दिस इज अ वेरी नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट समवन। ये बहुत ही गलत चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज जस्ट योर एजम्पशन, किसी ने आपको बताया और आपने ये मान लिया, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। सेकंड थिंग, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग जो हैं नॉर्मल हैं, व्हेन आई से नॉर्मल आई मीन टू से कि वो दिव्यांग नहीं है, तो ये पूरी दुनिया जो हमने बनाई है, हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ हैं, जो कार हमने बनाई, जो, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। आप अपनी कार को देख लीजिए, मोटरसाइकिल्स को देख लीजिए,
तो मोटरसाइकिल्स जो हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? दे आर लाइक नॉर्मल मोटरसाइकिल्स जो हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब लेट्स से किसी का कोई एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, तो वो व्यक्ति मोटरसाइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन जो है वो दो पैर, दो हाथ और ऐसे एक इंसान को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सेम थिंग गोज विथ अदर थिंग्स एज वेल। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे बनाई गई हैं कि नॉर्मल लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें जो दिव्यांग लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है। इसमें लोगों ने क्या किया है, ऐसी दुनिया बना ली है, और तकलीफ जो है वो सबसे ज़्यादा किसको होती है? ऐसा दिव्यांगजनों को होती है कि वो इन सारी चीज़ों का एक्सेस जो है वो नहीं कर पाता। आई विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ऐसे स्टीरियोटाइप्स, ऐसी चीज़ें जो हैं जब तक चलती रहेगी, 15% पॉपुलेशन जो है वो अपनी पोटेंशियल को टच नहीं कर पाएंगे, एंड दैट विल बी बैड फॉर एवरी वन ऑफ अस। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। इंडियन पैरा एथलीट्स ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया। टोटल 19 मेडल्स हमने जीते हैं, 5 गोल्ड्स, 8 सिल्वर्स और 6 ब्रॉन्ज। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये जो मेडल्स हमें मिले हैं, हमारे देश को मिले हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में मिले हैं। किसी ने शूटिंग में मेडल जीता, किसी ने बैडमिंटन में, जेवलिन, टेबल टेनिस है, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, आर्चरी। तो काफ़ी एक वैरायटी है टेबल के ऊपर, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब यहाँ पर एज फार एज आई नो, आई थिंक ब्राज़ील में जो रियो में गेम्स खेले गए थे, तो उस टाइम पर हमें कुछ 16 मेडल्स मिले थे। आई थिंक आई कैन रिमेम्बर, अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि 4-5 साल हो गए इसको। लेकिन इस बार जो मेडल्स मिले हैं डेफिनेटली लास्ट टाइम के मुकाबले काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो दैट्स ए गुड साइन। दैट मीन्स के हमारे पैरा एथलीट्स जो हैं वो हमारे देश में फ्लरिश हो रहे हैं, दे आर मूविंग अप, राइट। उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। What we need now is we need to step up disability infrastructure and social inclusion. यही मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था, डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया के कुछ ऐसे खूबसूरत देश हैं, वैसे ऐसे खूबसूरत, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कितनी माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो ध्यान में रखी हैं। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी ये फुटपाथ है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए कि खास प्रकार की टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर भी डू नो वाई दिस, ये टाइल्स जो है ये थोड़ी एम्बोस्ड रहती है। एम्बोस्ड यानी कि अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ अलग प्रकार की टाइल्स हैं। तो ये किसके लिए है? ये उस व्यक्ति के लिए है, द पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, जो व्यक्ति देख नहीं सकते। वो जब इस टाइल्स के ऊपर आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर रोड क्रॉस करने की एक जगह है। देन यू कैन सी हियर कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो बहुत सारे डेवलप्ड देशों में ऐसा एक बटन होता है। यू प्रेस दिस बटन और यहाँ पर जो ये रेड साइन है, दिस विल टर्न, ये मीन्स थोड़े टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट आपने प्रेस किया और रेड हो गया, नहीं। थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू हाफ ए मिनट और समथिंग, ये जो है वो ये रेड जो है वो ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो दैट विल टर्न रेड। तो कार्स जो है वो रुक जाएगी। और इट्स नॉट दैट, एक तो ये ऐसी टाइल्स भी हैं और इसी के साथ यहाँ पर साउंड भी बजेगा, अलार्म भी चलेगा, ताकि अगर कोई व्यक्ति जो है देख नहीं सकता तो वो सुनकर भी उनको पता चल जाएगा कि अब वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें। एंड देन यू कैन ऑल्सो सी, अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर लेकर भी आता है तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ऐसी जगह पर कोई व्हील चेयर लेकर नहीं आ पाएगा, बट अगर किसी के पास व्हील चेयर है तो आराम से वो व्यक्ति उतर भी सकते हैं और यहाँ से आराम से ऊपर चढ़ भी सकते हैं। इसका स्लोप जो है वो इतना अच्छा रखा गया है कि बहुत ही कम एफर्ट से एक व्हील चेयर लेडन व्यक्ति जो है वो आ जा सकता है। सेम थिंग गोज विथ बस एज वेल। बसेस में और ट्राम्स में इस प्रकार की चीज़ें होती है कि अगर कोई दिव्यांग है, व्हील चेयर में है, तो उनको ऊपर चढ़ना है तो ये एक बोर्ड जैसा है, वैसे ऐसे इसको आप फ्लिप करके यहाँ पर फिट हो जाएगा, और जब भी आपको चाहिए तो
स्टेशन के ऊपर आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या बस में भी ऐसा है कि आप ड्राइवर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पर कंडक्टर्स नहीं होते, टिकट चेकर नहीं होते, तो आप ड्राइवर जो है वो आकर इसको खोल देंगे और आप अंदर आ जाएं एंड देन यू कैन सेफली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिस आर नॉट इम्पॉसिबल थिंग्स, ये सिर्फ एक सेंसिटिविटी, अगर हम थोड़े सेंसिटिव हैं डिसेबल्स की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए, तो ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें तो उनको एक बहुत ही अच्छा जीवन जो है वो हम दे सकते हैं। एंड दुखद बात यह है कि हमारे जो पैरामेडलिस्ट हैं भाविना पटेल, तो भाविना पटेल ने ये कहा, उन्होंने जो एक रियलिटी शेयर की है वो ये है कि कई बार उनको अपने परिवारजनों के बैंक अकाउंट में से पैसे उठाने पड़ते हैं ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग कि इतना आपका पोटेंशियल है। जस्ट इमेजिन, आपको दुनिया के प्रति मीन्स जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, ये उठ जाएगा आपका जब आप देखेंगे कि आपके अंदर पोटेंशियल है। बिकॉज यू आर दिव्यांग, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती, तो बहुत दुख होता है, इज़न्ट इट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी सेंसिटिव इनफ, और एटलीस्ट इफ़ यू सी एनी दिव्यांग जन, तो एटलीस्ट उनको हमेशा ऐसा मत देखिए, उनको यू नो वो पुअर हैं या फिर वो व्हाट इज़ द राइट मीन्स, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है, उनको हमेशा कमज़ोर मत समझिए। उनको भी पसंद नहीं आता व्हेन वी कंसिडर देम कि ये कमज़ोर है, उनको ये नहीं है, वो नहीं है। डोंट सी लाइक दैट। उन दिव्यांग इसीलिए कहते हैं कि उनका जो अंग नहीं है उनके पास, उसके बारे में मत सोचिए या फिर उसके ऊपर फोकस मत रखिए। उनके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप किसी से मिले ऐसे दिव्यांग जन से, तो उनको उनकी अच्छाइयों के बारे में पूछिए, मीन्स या फिर उनकी डिस्कस कीजिए। दे लाइक दैट, उनको ये पसंद आएगा। हर कोई आपके मीन्स, अगर आपका वेट ज़्यादा है, एवरीवन, अगर हर कोई आपको देखकर ये कहे करे आपका वेट तो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, देन आपको कितना बुरा फील होगा। अगर किसी का वेट कम है, किसी की हाइट कम है, या फिर बहुत ज़्यादा हाइट है, ऐसी कोई अगर चीज़ है नेचुरली, तो एक ही चीज़ के ऊपर आपको हैमरिंग करते रहें तो कितना आप बुरा फील करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी, बट इट्स अ गुड थिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पैरा एथलीट्स को रिसीव करने के लिए जाने वाले हैं, इज़ गोइंग टू होस्ट देम। देश में काफ़ी, एज यू कैन सी, 19 मेडल्स आए हैं, तो दिस इटसेल्फ मींस के चीज़ें अच्छी जगह पर जा रही हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा रूम है। एज भाविना पटेल ने जो बताया है, तो उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हमें करना है। तो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था ये, और सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेलफेयर ऑफ वीक, वेलफेयर ऑफ विमेन, पीपल विद डिसेबिलिटी, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसके बारे में सोचिएगा, इट विल हेल्प यू विथ योर आंसर राइटिंग पर्टिकुलरली। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। ए न्यू डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। बाय द वे, आप में से एक स्टूडेंट थोड़े क्यूरियस थे, उन्होंने पूछा कि आई थिंक इट वाज लास्ट सैटरडे या फिर उससे पहले का कोई डिस्कशन था हमारा, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल नहीं था। तो नाम द हिंदू है और हिंदू का कोई आर्टिकल नहीं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि सी, मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अलग अलग न्यूज़पेपर में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल्स आपको पता चल जाए कि ये वाला आर्टिकल एग्जामिनेशन सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो सभी आर्टिकल्स को तो प्रैक्टिकली डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे अच्छे जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इट डजेंट मैटर, ये तो कुछ स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पसंद है कि किस न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स का हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, या फिर कोई भी XYZ न्यूज़पेपर का हो। ओके, न्यू डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसको कहते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। हाल ही में सरकार ने ये एक नई चीज़ लॉन्च की है, अकाउंट एग्रीगेटर को लेकर जो फ्रेमवर्क है उसको लॉन्च किया। तो प्रश्न ये है कि हु इज़ एन अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है?
कहते हैं कि ये जो नया डिजिटल रेवोल्यूशन जो हमारे देश में हो सकता है, ये अकाउंट एग्रीगेटर जो हैं वो हमारा डेटा जिस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कंप्लीटली बदल देने की क्षमता रखता है। कैसे? लेट्स से आप एक यूज़र हैं और लेट्स से एज एन इंडिविजुअल या फिर अगर आप कोई एक बिजनेस भी है तो भी आप तय करेंगे, आप अपना डेटा जो है वो प्रोएक्टिवली शेयर कर सकते हैं किसी कंपनी के साथ, और बहुत सारी कंपनीज के साथ आप एक साथ वो डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप डेटा जब शेयर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में चाहिए। I'll give you one example of loan. Let's say आपको अगर लोन चाहिए तो what you need to do is, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आप कहाँ से कितने पैसे कमाते हैं, आपका ओवरऑल खर्च क्या है, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जब आप देंगे तो उस हिसाब से बैंक तय करेगी कि आपकी इनकम हेल्थी है या नहीं है, जो आप लोन की डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो डेटा के बिना ये चीज़ नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये इजीली हो जाएगा कि अगर आप लाइफ टर्म निकालना चाहते हो और आप कहेंगे कि मुझे 10 करोड़ का लाइफ टर्म निकालना है, तो उसके लिए आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि आप एक कंपनी को अपना डेटा देते हैं, फिर वो कंपनी इसी डेटा को किसी और को दे देती है, किसी और को के पास चला जाता है, ये सारी चीज़ें होती है और इससे फिर प्राइवेसी आपकी जो है वो इम्पैक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क नया आया है उसमें हम प्रोएक्टिवली हम ही आगे चलकर हम ही कह सकते हैं कि ये डेटा जो है वो हम कंपनी को दे सकते हैं, उसको सिक्योर रखना है कंपनी को, और जब चाहे तब हम उसको रिवॉक भी कर सकते हैं, यानी कि वो डेटा हम वापस ले सकते हैं। The intermediary between the data provider and the data user, deploying standardized protocols and secure encryption and managing the consent of the individual whose data is being provided or accessed are the account aggregators. Account aggregators जो हैं वो एक प्रकार के intermediaries होते हैं. This is you. This is let's say बैंक, क्योंकि आपको एक लोन लेनी है तो यहाँ पर बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। और अकाउंट एग्रीगेटर्स जिनको मैं कहूँगा AAs, तो ये AAs जो हैं अकाउंट एग्रीगेटर्स, ये आपका डेटा आपसे लेंगे और फिर ये डेटा जो है वो बैंक को प्रोवाइड कर देंगे। और जब आपकी लोन की प्रोसेस, लेट्स से यहाँ पर 10 बैंक्स हैं तो आपने किसी एक बैंक में अप्लाई किया, अकाउंट एग्रीगेटर्स जो हैं अगर आप उनको परमिशन देंगे तो वो बाकी की 9 बैंक्स में, तो टोटल 10 बैंक्स के पास जो है वो आपकी ये डिटेल्स पहुँच जाएगी और उसमें से फिर आप देख पाएंगे कि आपको बेस्ट लोन कौन दे रहा है। बेस्ट लोन इन द सेंस के सबसे कम इंटरेस्ट में, ज़्यादा टाइम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको कस्टमाइज्ड कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे कि ये बैंक आपको 5 साल के लिए, ये बैंक आपको 6 साल के लिए, ये बैंक आपको 5.5 साल के लिए, एक्सेट्रा। ऐसी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ऑफर्स आपको मिल सकती हैं। एंड देन यू कैन चूज़ द बेस्ट, जो भी आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने XYZ नाम की बैंक की लोन आपको सबसे कंफर्टेबल है आपके लिए, तो आपने उसको चूज़ किया, तो बाकी के जो 9 बैंक्स के पास आपका डेटा है वो डेटा डिलीट हो जाएगा, वो डेटा फिर कैंसिल हो जाएगा, वो एज जो है वो वापस ले लेंगे। तो आपका काम भी होगा, हर किसी का काम होगा। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग, ये एक नई चीज़ जो है वो आ रही है। ये छोटे बिजनेसेस के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाएगा और इट कैन फर्निश इट्स बैंक, जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अपना बैंक स्टेटमेंट, GST रिटर्न्स, एनुअल रिजल्ट्स, इनकम टैक्स फाइलिंग, ये सारी चीज़ें बैंक्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके पास ये डेटा पहुंच सकता है और जब चाहे वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखते हैं क्या फाइनली इसका रोल आउट जो है वो कैसे होता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, सिर्फ UPSC नहीं, SSC बैंक, स्टेट PSC, UPSC ऑप्शनल, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये सभी कोर्सेज के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब बात करते हैं द जुडिशियल रोल इन इम्प्रूविंग लॉ मेकिंग के बारे में। अगर आप रेगुलरली इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होगी। हमने इसको काफ़ी डिस्कस किया था, मुझे अच्छे से याद है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। याद आया कि डिस्कशन से हम रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं,
स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं इसमें अलग अलग पार्टी के मेंबर्स होते हैं और बेसिकली ये एक एक्सपर्ट ग्रुप बन जाता है। तो ये जो लॉ है, कोई भी एक कानून से आपको मोटर व्हीकल को लेकर कोई रूल बनाना है, तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन मोटर व्हीकल आप अपॉइंट कर देंगे, बना देंगे कमेटी, तो ये इसको अलग अलग एंगल से देखा जाएगा, इसको बारीकी से मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ों को देखा जाएगा और इससे ये होगा ये कि मोटर व्हीकल को लेकर जो रूल है वो बहुत बहुत ही रिफाइंड हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम हमारे देश में ये आ रहा है कि ज़्यादातर जो बिल्स हैं वो फटाफट पास हो रहे हैं और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने भी कहा था कि ये जो फटाफट आप लॉ पास कर रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, उसका प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये हड़बड़ी में चीज़ की जा रही है तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और इसकी वजह से होता यह है कि ये पुअर लॉ के ऊपर केसेस फाइल किए जाते हैं, लिटिगेशन फाइल की जाती है और फाइनली लोड किसका बढ़ जाता है, जुडिशरी का। और इससे होता यह है कि जो जिनको न्याय चाहिए फिर उनको न्याय नहीं मिल पाता, तो ये पूरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, पूरी सिस्टम को स्लो कर देता है। फिर हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, आपके एरिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, तृणमूल कांग्रेस के हो या फिर कोई भी XYZ पार्टी के क्यों ना हो, अब वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके जितने भी लोग हैं सभी के वो नेता हैं, सभी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो देश का जो हाईएस्ट टेबल है पार्लियामेंट, वहाँ पर हमारे रीजन में जो चीज़ें हो रही हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वहाँ पर उनको भेजा है। अब वहाँ पर जाकर वो चुप बैठे हैं, दूर कहीं पर बैठे हैं, पार्टी ने उनको बता दिया कि इस चीज़ के ऊपर यही करना है, बस आप वही करेंगे। ऐसी चीज़ें अगर चलती रहेगी तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे हो पाएगा? ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है? इट इज़ नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। हमने इसके बारे में भी डिस्कस की थी और एक आपको हमारे देश की एक रियलिटी भी बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको जानकर थोड़ा ये शॉकिंग लगेगा। हम वैसे तो कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इज़न्ट इट? अगर आप किसी भी एक पार्टी के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर MLA हैं, तो एक बिल को लेकर, एक विषय को लेकर अगर पार्टी ने ये कहा है कि सभी को यस कहना है और आपका लॉजिक ये कहता है कि नहीं, ये चीज़ जो पार्टी कर रही है या फिर ये जो बिल है उसमें ये खामियां है, इसके ऊपर तो नो आना चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी ने आपको कह दिया है यू हैव टू से यस, दैट मीन्स यू हैव टू से यस। ऐसे रूल्स, ऐसी सिचुएशन है। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा होता है कि आपकी ही पार्टी के लोग जो हैं अगर बिल सही से नहीं बनाया है, उसमें कोई फॉल्ट है, तो वो कह देंगे कि ये इसमें ये खामियां हैं, इसको इम्प्रूव कीजिए। कितनी आज़ादी है, रियल सेंस में आज़ादी। और ऐसा अगर आपने कहा है तो आपकी प्रशंसा की जाएगी कि आपने कोई फॉल्ट, यहाँ पर क्या होगा कि आप फॉल्ट निकाल रहे हैं, पार्टी का फॉल्ट निकाल रहे हैं, लीडर का फॉल्ट निकाल रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको दूर रखा जाएगा, ये सारी सिचुएशन होगी। तो थिंकिंग ही गलत है। It is in the legislative organ that diverse interest groups find a representation. अलग अलग देश के लोग, अलग अलग कास्ट, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के लोग, ये देश सभी का है और सभी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में होता है। तो अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, बातें नहीं सुनेंगे, तो फिर वो लोगों को जो चाहिए, उनका भी देश है, तो उनको कैसे वो न्याय मिलेगा या फिर वो चीज़ मिलेगी? इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन ये दो चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट में नहीं होती हैं। The Constitution contains a certain detailed provision laying out how laws are to be passed by Parliament and the state legislative assemblies. For example, even when the result through voice votes are unclear, the exact number of ayes and nays are not always counted, suggesting that bills may be passed without securing the majority vote required under Article 100. कई बार ऐसा होता है कि किसी बिल को लेकर अगर बहुत शाउटिंग हो रही है, एज और नेज की बात करते हैं, तो उस टाइम पर एक सिस्टम है कि आप प्रॉपर वोटिंग करवाएं, लेकिन प्रॉपर वोटिंग नहीं करवाई जाती और फिर ऐसे ही उसको पास किया जाता है, विच इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 100। आर्टिकल 110 को अगर हम देखें तो मनी बिल, आधार को, फिर दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को मनी बिल के तौर पर
इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल में ऐसा है कि लोकसभा इसके ऊपर चेंजेस कर सकता है, राज्यसभा इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। और राज्यसभा को बेसिकली बाईपास करने के लिए ही किसी बिल को मनी बिल का टैग दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन मेजोरिटी के प्रति। मेजोरिटी इन द सेंस कि मेजोरिटी वाली सरकार जो है, जो एक स्टेबल सरकार है, उसके प्रति लोगों को नफरत हो जाएगी अगर हमने एज अ नेशनल लेवल पर या फिर राज्य लेवल पर किया तो डिस्कशन डेलिब्रेशन उसी के लिए है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और अब यहाँ पर जुडिशरी क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, हमारे देश में एक जुडिशियल रिव्यू नाम की सिस्टम है कि अगर आपने कोई कानून बनाया, कोई बिल बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि इसको लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशरी इसको देखेगी और मेक श्योर करेगी कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में है तो फिर इसको पास किया जा सकता है, वरना अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है तो फिर इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, इसको डिलीट किया जा सकता है। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो पार्लियामेंट ने पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, लेकिन फिर जुडिशरी ने इसको डिलीट करवा दिया। तो दिस इज ए गुड साइन कि एटलीस्ट एक एडिशनल फिल्टर है। अब जुडिशरी ये भी कर सकती है, जुडिशरी अगर कोई बिल पास किया है, सभी बिल नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई इश्यू नज़र आता है, तो जुडिशरी ये भी कह सकती है कि आपने किन किन चीज़ों के आधार पर इस बिल को पास किया है, किस प्रकार की आपकी डिस्कशन थी, कौन से आपके लॉजिकल पॉइंट्स थे, राइट, इस कानून का क्या लक्ष्य है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न उठाए जा सकते हैं, क्योंकि 2013 का एक केस है, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन वाला केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यही अप्रोच अपनाया था कि लेजिस्लेचर्स को पूछा था कि आपने क्यों ये लॉ पास किया, कौन कौन से आपके डिस्कशन थी, क्या क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स थी, ये सारी चीज़ें। और अगर ये सारी चीज़ें मीन्स नहीं मिली, सेटिस्फाई नहीं, तो फिर उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया। तो इससे होगा ये कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो एटलीस्ट चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस तो करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जितना हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसको अगर स्पेशल कमेटी को दिया जाता है तो वो और ज़्यादा रिफाइन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी ये सजेशन दिया है कि लेजिस्लेटिव डिसफंक्शन जो है वो पूरे देश के लिए सही नहीं है। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि जुडिशरी जो है वो ऐसा कोई स्टेप उठाए, या फिर जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट या फिर सरकार के ऊपर फोर्स क्रिएट करे। ये रिफॉर्म जो है वो सरकार को खुद लाना चाहिए, ये लेजिस्लेचर्स को खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सोचते हैं। इंश्योरिंग सेफ प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल लिखा है सुशील कुमार मोदी साहब ने। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद ये एक्ट आया, और हमारे देश में जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, कुछ 100 जितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका एमलगमेशन हुआ, और फिर एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जन्म होता है। फिर मल्होत्रा कमेटी ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को सजेशन दिया था, और 1993 में फिर पहले इस क्षेत्र में बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनीज ही थी, फिर प्राइवेट कंपनीज को भी परमिशन दी गई, और धीरे धीरे फिर पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर 26% ओनरशिप जो है वो प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स को दी गई, और फिर एडाई IRDAI का जन्म हुआ, जो एक इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करने वाली एक अथॉरिटी है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद मनमोहन सिंह साहब की सरकार आई, तो एज पर द आर्टिकल इतना कोई खास चेंज इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं हुआ। फिर मोदी सरकार आई, और मोदी सरकार ने 2015 में 26% को 49 और उसके बाद 74% कर दिया। दिस इज़ अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को amend किया। The amendment allows Government of India to reduce its stake below 51% in government-owned general insurance companies, thereby allowing their privatization. ये जो amendment है, इससे हुआ यह कि कोई जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी जिसमें सरकार ज़्यादातर मेजोरिटी शेयर सरकार के पास है, तो सरकार उसमें से 51% से भी कम, यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी सरकार रह सकती है, बन सकती है, यानी कि अपना शेयर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को सरकार बेच सकती है।
जब प्राइवेट प्लेयर्स को ये मैनेजमेंट दिया जाता है तो ऑफ कोर्स एक अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। अभी हमारी ये जो जनरल इंश्योरेंस वाली गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका सॉल्वेंसी रेशियो भी सही नहीं है, यानी कि एक कंपनी के पास एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो उसका रेशियो जो है वो ज़्यादा एसेट्स उनके पास या फिर जो 150% जो एक डिफाइंड नॉर्म है IRDAI का, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज इसको मैच नहीं कर पा रही हैं। तो फिर होता यह है कि सरकार को इन कंपनीज को और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, सरकारी कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और ये पैसे जो हैं वो फिर हर साल देने पड़ते हैं, कुछ समय के बाद देने पड़ते हैं। तो ये होता यह है कि अच्छे पैसे जो हैं वो हम बुरे बिजनेसेस में डाल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो इट इज़ बेटर कि सरकार जो है वो ऐसी सारी कंपनीज़ में से अपना जो मैक्सिमम शेयर है वो बेच दे, उसमें से जो पैसे आए उसका इस्तेमाल किसी दूसरी कंपनी या फिर किसी डेवलपमेंट पर्पस के लिए किया जा सकता है। और प्राइवेट ओनर्स जब आएंगे तो वो कंपनी को एक अलग तरीके से चलाएंगे, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट कंपनीज कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। खर्च कम किया जाएगा, मार्केटिंग के ऊपर अच्छा एक फोकस दिया जाएगा, सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जब स्प्रेड होता है तो ये ओवरऑल देश के लिए भी अच्छा है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो घर है, आपकी यॉट, आपकी बोट, आपकी कार, आपके एरोप्लेन्स, आपके मोटरसाइकिल्स, आपकी फैक्ट्री, आपकी मशीनरी, कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप इंश्योरेंस जो है वो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा सभी चीज़ों का इंश्योरेंस जो है वो निकल सकता है, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो आपको कॉम्पनसेशन मिले। तो इंश्योरेंस इज़ लाइक ए सेफ्टी नेट, तो अच्छी चीज़ है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है, बिजनेस जो है, इसको पेशेंट कैपिटल चाहिए। पेशेंट कैपिटल यानी कि आपको कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी को ब्रेक इवन तक पहुंचने में। व्हाट इज़ ब्रेक इवन? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना लॉस कमा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पर पैसे जा रहे हैं, लेकिन अब एक समय आएगा जब आप बीपी पर पहुंचेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि अब आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये आपका खर्च है, फिर धीरे धीरे यहाँ से आप निकल कर प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 7 से 10 साल लगते हैं। तो जो पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं तो एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ताकि बाहर के पैसे भी हमारे देश में आ सके इस क्षेत्र में। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन की। यह कुछ न्यूज़ आइटम्स, डियर फ्रेंड्स, 2 पेजेस ही हैं, तो प्लीज़ आप PDF को डाउनलोड करने के बाद ये 2 न्यूज़ पेजेस को एक बार देख लीजिएगा। जो मैंने लास्ट सैटरडे प्रश्न पूछा था उसका आंसर है टर्टल। आपके लिए एक नया प्रश्न है। हमारे देश में फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला जजेस हैं? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टोटल कितने हैं अभी? एंड जैसे मैं हर रोज़ कहता हूँ, आज भी कहूँगा, और एक दिन तो ऐसा था जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को शेयर किया, तो व्यूज़ और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही थी। तो प्लीज़ आज भी इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। आई एम श्योर यहाँ तक जो स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, अभी मैं जो आपसे बात करूँ, अगर आपने ये पूरा 34 मिनट का लेक्चर देखा है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली ही होगी, तभी तक, इसीलिए आप यहाँ तक हैं। तो एटलीस्ट आप तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।